Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is another video. हमने क्वेश्चन 4 तक सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन देख लिया है, एज वेल एज मैंने चैप्टर को भी इन डेप्थ पढ़ाया है. आई विल लिंक द प्लेलिस्ट ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे आप सब लोग देख सकते हो. आज की वीडियो लास्ट होने वाली है. हम क्वेश्चन 5 को देखेंगे. क्वेश्चन 5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम सोल्यूशन देखने वाले हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, या फिर इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, डिस्कस द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इंडिया जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, जैसे हमारा इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में से आता है, ना कि डेवलप कंट्री में से. वो धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, इसलिए डेवलपिंग कंट्री. तो हमारे इंडिया के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज अ डेवलपिंग कंट्री, वो हमें यहाँ पे बताना है. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिखा है, इन इकोनॉमिक टर्म्स. अगर हम इकोनॉमी टर्म्स में बात करें, यानी पैसों के मामले में अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमी के ऊपर हम बात करते हैं, the countries of the world are divided in two sections, developing and developed. According to WDR, World Development Report 2004, the countries having less than $735 per capita income were categorized as low income countries. 2004 के WDR रिपोर्ट के तहत ये देखने को मिला था कि जिनकी भी पर कैपिटा इनकम, जिस कंट्री की भी पर कैपिटा इनकम $735 से कम है, वो लो इनकम कंट्रीज में डाले जाते हैं, उनकी कैटेगरीज में डाले जाते हैं. विद दिस क्राइटेरिया इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री. इस क्राइटेरिया के तहत जब नापा गया, जब एक बार एनालाइज करा गया, तब हमें ये पता चला कि इंडिया जो है हमारा डेवलपिंग नेशन में आता है, डेवलपिंग कंट्रीज में आता है. यानी कि वो फुल्ली डेवलप हुआ नहीं है अभी तक, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि यूरोप है, लेकिन हम डेवलप हो रहे हैं जैसे जैसे टाइम जा रहा है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री. यहाँ पे अब हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ लिखा था कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं. तो ये रहे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हम देखने वाले हैं. सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकंड इज सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, यानी कि हर एक सेक्टर में कैसा कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स नेशनल इनकम. देन आता है पर कैपिटा इनकम. देन वी हैव सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट. सेक्टर वाइज कैसे एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसा एम्प्लॉयमेंट है, कितना रोजगार मिल रहा है, ग्रोथ कितनी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी में, इरिगेशन फैसिलिटी, इसी के अंदर का पार्ट है ये, इरिगेशन, एजुकेशन, रोड्स. देन वी हैव रेलवेज. रेलवे लाइन हमारे गवर्नमेंट की कितनी कहाँ तक है, कितनी लंबी है, इलेक्ट्रिसिटी, अदर्स एंड कंक्लूजन. इतना बड़ा आपका आंसर होने वाला है. ठीक है, तो लेट्स रीड. सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ. इट इज क्वाइट असेंशियल टू नो द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री टू नो इट्स स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. किसी भी कंट्री की अगर हमें ग्रोथ पता करनी है, वो क्या डेवलप कर रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए हमें उसका ग्रोथ रेट मालूम होना जरूरी है. इन द फर्स्ट 3 डेकेड्स, पहले 3 डेकेड्स के अंदर 1950 से 1990 तक ऑफ प्लानिंग, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट AAGR का मतलब है एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, कितना था, तो 3.5 था. Then after 7.5 हो गया during the first decade of this century, but it was reduced around 6.8% during 2010 to 11. लेकिन 6.8 हो गया. कितना था, सबसे पहले था 3.5, देन आफ्टर हुआ 7.5, और उसके बाद रिड्यूस हो गया, घट गया, 6.8 आ गया. कब, तो 2010 और 12 में. 2014-15 में क्या हुआ था, also the AAGR remain less than just 5%. Of course, on improving the international circumstances, it is expected that the growth rate will pick up the momentum once again. लेकिन ये माना जाता है कि ग्रोथ रेट जो है वो मोमेंटम पकड़ेगा, यानी कि ग्रोथ होगी ग्रोथ रेट की वापस से once again. During the planning period, the national income at a factor cost with constant prices was rupees 2,69,724 crores in 1950 to 51. It is increased. लेकिन अब ये जो प्राइस है किस चीज का, तो फैक्टर कॉस्ट का. ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इतनी थी, लेकिन इसको इंक्रीज करके अब कितनी हो गई थी 2013-14 में, तो 87,51,834 crores. Thus, during the planning period, our national income was increased by 18 times. प्लानिंग पीरियड के तहत, प्लानिंग
पीरियड के तहत जो हमारी नेशनल इनकम थी वो 18 गुना से बढ़ गई थी। फर्स्ट टॉपिक था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। सेकंड वी हैव सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, अलग अलग सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन करा है टुवर्ड्स नेशनल इनकम। कौन कौन से सेक्टर इधर दिखाए हैं, एक है एग्रीकल्चर, एक है इंडस्ट्री और एक है सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। The development of any country is always measured by sectorial contribution to its national income. किसी भी डेवलपिंग कंट्री का, डेवलप कंट्री का अगर हमें सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन नापना है तो वो नेशनल इनकम के तहत नापा जाता है। जनरली इन डेवलपिंग कंट्रीज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज क्वाइट हायर एंड द शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इज लो। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज में एग्रीकल्चर का जो क्या बोलते हैं परसेंटेज है, यानी कि एग्रीकल्चर ज़्यादा उगता है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री एंड सर्विस, यानी कि एग्रीकल्चर का डिमांड और उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज। बट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर गोज डाउन एंड दैट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर गोज अप। During the planning period in the India, share of agriculture went down from 53.1% in 1950 to just 17.6% in 2014 and 15। यहाँ पे ये बोला गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डाउन देखने को मिला था, डिक्लाइन देखने को मिला था इंडिया में। कब? तो 2014-15 में वो 17.6% ही रह गया था। पहले था 53.1, लेकिन 2014-15 में 17.6% ही थे। As per the provisional estimates, it was replaced by the industries and services। ये एग्रीकल्चर सेक्टर कम इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सी अलग अलग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर डेवलप होने लगे थे, इमर्ज होने लगे थे। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इंडस्ट्री शेयर वेंट अप। देखा यहाँ पे वही लिखा है, इंडस्ट्री के शेयर जो थे वो इसी तहत बढ़ गए थे। एग्रीकल्चर डाउन देखने को मिला था लेकिन इंडस्ट्रीज में ग्रोथ देखने को मिली थी। एट प्रेजेंट सो far sectorial contribution national income is concerned, services come first, then industry, then agriculture at last। यहाँ पे हमें इन शॉर्ट इसका दिखाया है, जो कि अभी हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ में से जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसका ये छोटा सा एक टेबल बना के दिखाया है। क्या लिखा है, 1950-51 में एग्रीकल्चर कितना था, 53.1, उसके बाद कितना हुआ 26.9, देन आफ्टर 22.3 एंड उसके बाद एकदम कम। फिर इंडस्ट्रीज में कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा हुआ। सर्विस सेक्टर के अंदर 30.3, देन आफ्टर 42.7, 50.4 एंड 52.7। यानी कि हमें ये देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहले ज़्यादा था उसका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होने लगा। अब दूसरी साइड इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में पहले जिसका कंट्रीब्यूशन कम रहा करता था इन जीडीपी कैलकुलेशन, वही अब क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये मेन चीज़ समझ में आ रही है इतना पैराग्राफ पढ़ने के बाद। थर्ड पॉइंट है पर कैपिटा इनकम। इन कंपैरिजन विथ डेवलप्ड कंट्रीज, अगर हम डेवलप कंट्रीज के साथ डेवलपिंग कंट्रीज का कंपैरिजन करें तो हमें ये मालूम चलता है कि पर कैपिटा इनकम जो होती है और ग्रोथ रेट जो होता है वो लो रहता है। किसका रहता है तो वो पढ़ते हैं, इन कंपैरिजन विद डेवलप्ड कंट्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज जनरली लो एंड ग्रोथ रेट इज लो एंड इररेगुलर। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज बाय 4.5 टाइम्स। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ गई थी 4 से ज़्यादा टाइम से। In 1950 to 51, India's per capita income was just ₹7,114 and it went up to ₹39,904। इतने ज़्यादा अमाउंट से बढ़ गई थी ये 2013-14 में। ग्रोथ रेट अगर हम बात करें ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया हैज़ रिमेन मच हायर in the subsequent period to first 4 decades. During 1950 to 51, the per capita income grew annually by just 1.6% as the GDP growth rate was low and population growth was very high। GDP का जो ग्रोथ था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वो बहुत लो था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया की थी वो बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ती जा रही थी। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द GDP growth rate has gone up and the population growth remained controlled, and as a result the per capita income went up by almost 5.5%।
इंडिया की ग्रोथ रेट अगर हम देखें ऑफ पर कैपिटा इनकम, वो ज्यादातर डिपेंडेंट है जीडीपी पे, जीडीपी ग्रोथ रेट पे। देयरफॉर द पर कैपिटा इनकम फ्लक्चुएट्स इरेगुलरली एज द जीडीपी ग्रोथ रेट इज हाईली इरेगुलर। एंड इसी कारण की वजह से, जिससे जीडीपी बढ़ता घटता रहता है, इसी कारण की वजह से जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती घटती रहती है। फोर्थ क्या है? फोर्थ बोलता है सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज सब्सिक्वेंटली चेंज। हमने एक चीज नोटिस करी है कि जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। अब अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। जैसे एक होता है प्राइमरी सेक्टर, फिर आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड देन आता है सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? बेसिकली एग्रीकल्चर के से रिलेटेड हो गया, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। इंडस्ट्री सेक्टर में इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड हो जाता है। फिर सर्विस सेक्टर में अलग अलग चीज़ें आती हैं, अलग अलग टाइप की सर्विसेज आती हैं। तो ये सारी चीज़ें 3 भागों में कैटेगराइज करी गई थी। एक था प्राइमरी सेक्टर, एक इंडस्ट्रियल और एक सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या बातें आती हैं? प्राइमरी सेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, पोल्ट्री एंड फॉरेस्ट्री आर ऑल्सो इंक्लूडेड, वेयर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। इन सब में से एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्रियल सेक्टर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, शिपिंग इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर। ये सारी चीज़ें आ जाती थी किसमें? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब सर्विस सेक्टर में क्या आता है? जैसे कि कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई, जैसे कि रेलवे से एक जगह से दूसरी जगह सामान भिजवाना है, शिप से भिजवाना है हमें, वाटरवेज यानी कि शिप के मीडियम के थ्रू, समुद्र से भिजवाना है, एयरक्राफ्ट या एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि प्लेन से हमें कहीं कोई चीज़ें भिजवानी है, तो ये सर्विस इंडस्ट्री में आ जाता है। फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और इंटरनेट। बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज, वो भी क्या है? बैंक हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। कमर्शियल सर्विसेज इंक्लूडिंग होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, होटल और रेस्टोरेंट भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अदर सर्विसेज, द डिटेल ऑफ सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट इंडिया इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इसी के तहत हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर परसेंटेज में हमें डेटा दिखाए हैं ऑफ डिफरेंट सेक्टर। जैसे प्राइमरी सेक्टर जो कि मेनली एग्रीकल्चर पे फोकस करता है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा था एम्प्लॉयमेंट में? 1951 में 72.1%, देन आफ्टर 66.9, 56 एंड 48। क्यों कम होता गया? क्योंकि हमने यहाँ ऊपर भी पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो था वो पहले ज़्यादा था, लेकिन देन उसका क्या होने लगा? धीरे धीरे कम देखने को मिलने लगा एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली थी, पहले कम थे दोनों, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगे। ठीक है। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन हम इससे जान सकते हैं? ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 डेकेड्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया ड्यूरिंग 1951 से 1991 तक देयर वाज नेग्लिजिबल चेंज। बहुत कम मात्रा में, नेग्लिजिबल मतलब बहुत थोड़ा सा चेंज था। चेंज इन द कंट्रीब्यूशन मेड बाय वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सो फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न। इन 1951 the primary sector was generating the employment to tune to 42% and it reduced to 69.9% in 1991. Thus only 5% share was reduced of the primary sector. यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम नापें तो सिर्फ और सिर्फ 5% का हमें क्या डिक्लाइन देखने को मिला था। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री वेंट अप, लेकिन इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन था वो 10.6 से 12.7 हो गया था सेम पीरियड में, यानी कि 1951 से 1991 के बीच में। देन क्या लिखा है? इट मीन्स दैट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इट वाज डिक्रीज अराउंड 18%। मतलब यही सारी चीज़ें लिखी है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ क्योंकि हमने पॉइंट वाले सारे ऑलरेडी देख लिए इस टेबल के अंदर। इन टोटल एम्प्लॉयमेंट अराउंड 50% शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर विच इज प्रूफ ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। लो शेयर इन नेशन इनकम ऑफ द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे यही बात लिखी है कि शुरुआत में एग्रीकल्चर सेक्टर जो था, प्राइमरी सेक्टर जो था, उसमें बूम देखने को मिली थी, ग्रोथ देखने को मिली थी, देन आफ्टर डिक्लाइन देखने को मिली। लेकिन इन दोनों सेक्टर के अंदर, दैट इज इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ देखने को मिली। जो लोग भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड थे, यानी कि जो खेती बाड़ी
के ऊपर ही निर्भर थे। उनका क्या देखने को मिला, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके वेजेस, उनका जो इनकम लेवल था वो डाउन देखने को मिला। वाई? क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो लो हो गई, लोग कम उस तरफ जाने लगे। लो शेयर इन नेशनल इनकम ऑफ पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। फिफ्थ इज ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, बैंक, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया का क्या रहा था, क्या हमें ग्रोथ देखने को मिली थी या नहीं देखने को मिली। इन डेवलपिंग कंट्री देयर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। डेवलपिंग कंट्रीज में अक्सर ये देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कमी देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। जैसे इरिगेशन फैसिलिटी पुअर हो सकती है, एजुकेशन हर एक पर्सन को नहीं मिल पाती, तो ये क्या होता है, एक ड्रॉबैक हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गांव में नहीं मिल पाती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अच्छी नहीं होती, रोड्स जो हैं, ब्रिजेस जो है वो अच्छे नहीं बन पाते हैं। Of course, in India in the 21st century, the development of these type of infrastructure facility has received momentum. During the planning period, the growth of infrastructure in India experience can be depicted as follow. अब हमें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दिखाया है कि क्या उसमें ग्रोथ दिखाई दी थी या फिर डिक्लाइन हुआ था, अभी कैसा है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है इंडिया का, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत से सब पार्ट हैं, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी, एजुकेशन कैसा प्रोवाइड करा गया था, क्या लिटरेसी रेट था, क्या इलिटरेसी रेट था, रोड्स कैसे थे विलेजेस के अंदर, रेलवे कितनी लंबी थी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या था, अदर्स, एंड देन कंक्लूजन। सबसे पहला आता है इरिगेशन फैसिलिटी। 1950 से 51 में 22.6 मिलियन हेक्टर लैंड वाज इरिगेटेड, which went up to 63 million hectare in 2012 and 13. According to one estimate, a total of 45% land is irrigated, thus around 55% land is still unirrigated. ये देखने को मिला था कि 1950 से 51 में 22.6 मिलियन हेक्टर लैंड इरिगेटेड दिखाई दिया था, उसी के परसेंटेज जो थे वो बढ़ के 63 मिलियन हो गए, 63 मिलियन हेक्टर हो गए 2012-13 में। और एक एस्टिमेट के तहत ये देखा गया था कि 45% लैंड जो था हमारे इंडिया का वो इरिगेटेड था, लेकिन 55 अनइरिगेटेड था, यानी कि अनइरिगेटेड की जो परसेंटेज थे वो ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू इरिगेटेड वन। अब इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन मतलब आई होप आप सबको मालूम ही होगा कि सिंचाई करना। खेती बाड़ी में जो सिंचाई होती है, वाटरिंग होता है, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड की बातें हैं ये। एजुकेशन, हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा था? देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाई दिया था, ग्रोथ दिखाई दी थी इन लिटरेसी रेट, यानी कि पढ़े लिखे लोगों में इंक्रीज दिखाई दिया था, बढ़ा हुआ डेटा दिखाई दिया था। Of course, it is quite low as compared to developed country. लेकिन अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो उनसे कम था। ऑब्वियसली वो कम ही होने वाला है, क्योंकि उन लोगों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे फैकल्टीज हैं, अच्छा सारा कुछ सिस्टम रहता है डेवलप कंट्रीज के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर हम उनसे कंपैरिजन करेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज का लो ही डेटा आएगा। इन द इनिशियल फेज ऑफ प्लानिंग, शुरुआती प्लानिंग फेज के अंदर 1951 में लिटरेसी रेट जो था वो 18.33 था, लेकिन वो 73% हो गया इन 2011। तो ये अच्छी बात थी। एट द एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैड 20 यूनिवर्सिटी एंड 500 कॉलेजेस। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था हमारे देश को, भारत को, तब ये नोटिस करा गया था कि 20 यूनिवर्सिटीज थी इंडिया में और 500 कॉलेजेस थे इन टोटल, लेकिन यही नंबर बढ़ के 719, यानी कि आप देखो ग्रोथ 20 से 1719 यूनिवर्सिटी हो गई और 500 से 35,000 कॉलेज हो गए। तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया था। एंड इसी के कारण इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 12th 5-year प्लान डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एजुकेशन इज फ्री एंड कंपल्सरी इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री कर दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, और कंपल्सरी भी है, यानी कि आपको प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लेनी ही चाहिए, हर एक बच्चे को वो फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने, एंड इट इज ऑल्सो कंपल्सरी। एंड इन इंडिया is spending around 4% of its GDP on education in terms of public education expenditure. हमारे इंडिया के अंदर GDP के जो परसेंटेज आते हैं उनमें से 4% हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है। ये हमें यहाँ से देखने को मिला। सी आता है रोड्स। The main link of joining villages and cities is road.
सिटी और विलेज को जो ज्वाइंट करके रखने की जो कड़ी है उसको हम रोड बोलते हैं। जैसे विलेज से सिटी में जाना हो, सिटी से विलेज में आना हो, ट्रेड करना हो, ट्रेडिंग के लिए जो भी सारी चीजें हैं वो रोड से होती हैं। ट्रक्स चलते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, रेलवेज चलती हैं, उसके बारे में हम नीचे भी देखेंगे। लेकिन रोड अच्छी होना ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। To develop trade and commerce, roads are essential. During the planning period, a significant progress has been made in the construction of roads. We have a network of more than 48.6 lakh kilometer long roads in India and is one of the countries having largest road network in the world. India जो है हमारा one of the largest country माना जाता है in terms of road network. यानी हमारी रोड नेटवर्क जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हमारी रोड का डिस्टेंस है, जो लंबाई है, जो लॉन्ग है, वो बहुत ज्यादा है। इसी की वजह से हमारी इंडिया की जो रोड है उसको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क माना जाता है। रेलवेज, रेलवे के बारे में हमने देखा था कि कब रेलवे चली थी, तो ब्रिटिशर के टाइम पे चला फर्स्ट हमारी रेल चली थी। क्यों चली थी? क्योंकि ब्रिटिशर लोगों को अपने फायदे के लिए, ट्रेडिंग के लिए हमारे इंडिया में रेलवे नेटवर्क लेके आए थे, जो कि आज भी चलता है और आज भी हम रेलवे का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। द लार्जेस्ट एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट इज रेलवे। गवर्नमेंट का लार्जेस्ट एंटरप्राइज, लार्जेस्ट बिजनेस कह लो, लार्जेस्ट एंटरप्राइज कह लो, वो रेलवे नेटवर्क है। वी हैव अराउंड 65,000 किलोमीटर लॉन्ग रेल in the country. According to one estimate, India is having fourth largest rail work in the world. Electricity, the main source of energy, country के अंदर जो हमारे आती है वो है electricity. During the planning period, the government has tried to fulfill the demand of electricity in domestic and industrial sector. Domestic sector मतलब घरेलू और industry मतलब इंडस्ट्री वाले काम काज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जाती है, और डोमेस्टिक मतलब घरेलू काम काज के लिए। इन 1950 to 51, 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वाज जनरेटेड। 1950 से 51 में 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ था, जो कि 2,43,000 मेगावाट हो चुका था 2011-12 में, यानी कि ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। इन शॉर्ट 1950 से 51 में 2300 मेगावाट का प्रोडक्शन हुआ था ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस नंबर वेंट अप टू 2,43,000. Of course, still at 60% rural area and 40% urban area. There is lack of electricity in domestic sector. लेकिन फिर भी इसमें एक चीज, एक ड्रॉबैक देखने को मिला था कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो डोमेस्टिक सेक्टर में अच्छी तरह नहीं मिल पा रही थी। अदर्स, Indian economy is also characterized by low per capita income, inequality in income distribution, insufficient and inadequate use of natural resources. एक हमें यहाँ पे एक और ड्रॉबैक देखने को मिला था कि हमारे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो थी। रिसोर्सेज के मामले में, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन में हमारा जो हमने यूटिलाइज करा था, बहुत ज़्यादा चीज़ें वेस्ट करी थी। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं था, किसी को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती थी, किसी को बहुत ज़्यादा कम, बीच का नहीं था। इनसफिशियंट और इनएडिक्वेट यूज होता था हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का। लो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर obstructing economic development. It is quite disturbing that the factors such as caste, superstition, religious, bigotry, and conservatism are main factors that create impediments in the path of development. हमारा डेवलपमेंट अच्छी तरह हो नहीं पाता था। इसके कुछ कारण बताए हैं, फ्यू फैक्टर्स, जैसे कि कास्ट सिस्टम, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, रिलीजन्स के कारण और कंजर्वेटिज्म के कारण। ये कुछ यहाँ फैक्टर बताए हैं जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया का डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह नहीं हो पाता था। कंक्लूजन, 1991 के बाद ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स। जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 के अंदर। कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे? तो एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके कारण बहुत से हमें ग्रोथ देखने को मिला था हमारे इंडिया के अंदर, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि ओपन इकोनॉमी कर दी थी। कोई भी बाहर के लोग यहाँ के ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ का माल वहाँ जा सकता है और वहाँ का माल यहाँ आ सकता है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हमारे इंडिया में बहुत अच्छा एंड बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला था। According to the third round of international economic comparison of 2011, India is third
इंडिया तीसरा आता है आफ्टर यूएसए एंड चाइना सो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न। पहले जापान जो था वो थर्ड आता था, लेकिन इंडिया फोर्थ आता था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हम कंपैरिजन करें इंडिया यूएसए और चाइना के बीच में, तो हमारे पास भी बहुत अच्छी सुपर पावर आ चुकी है, हम भी बहुत अच्छा करने लगे हैं। टुडे इंडिया इज कम्पीटिंग, आज के मामले में इंडिया जो है वो यूएसए और चाइना से भी टक्कर मार के कंपैरिजन करती है। किन चीज़ों में? तो हमारा डेवलपमेंट में, हमारी ग्रोथ के अंदर। According to a report published by World Bank, India is ranked fourth in the terms of purchasing power parity (PPP) basis, even though there was economic crisis। हमारी जो इंडिया है वो फोर्थ रैंक पे आती है किस चीज में? इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। भले ही हम लोगों ने क्या देखा था 2008 और 2010 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इंडिया मेंटेन, लेकिन फिर भी इंडिया में ये मेंटेन रहा, सस्टेन रहा। हम जो है वो ग्रोथ के पाथ पे धीरे धीरे करके चलते रहे, हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय नहीं हो गई, भले ही क्राइसिस आए थे फिर भी। तो हमने अच्छी तरह ग्रोथ देखी है। ये हमारा क्वेश्चन 1 था, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स से रिलेटेड था, टेबल्स थे, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड था। लेकिन आप अगर इसमें कहीं कहीं कुछ कुछ डेटा याद रख दोगे, बीच में आंसर में लिख दोगे, तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एक बार आप इस आंसर को गो थ्रू कर जाए, अगर कुछ डाउट निकल के आता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। क्वेश्चन 2 क्या है? स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। इंडस्ट्रीज इन एंशिएंट इंडिया यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्री थी हमारे एंशिएंट इंडिया के समय, पुराने इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी। इंट्रोडक्शन। एंशिएंट इंडिया मीन्स हिंदुस्तान। एंशिएंट इंडिया का मतलब क्या है? अगर कोई आपसे बोल रहा है कि एंशिएंट इंडिया के बारे में बताओ, तो व्हाट डू दे मीन बाय एंशिएंट इंडिया? इट मीन्स हिंदुस्तान। एंशिएंट इंडिया वेर two great ancient culture, that is Indus Valley culture and Aryan culture met। तब की बात हो रही है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था और आर्यन कल्चर था, आर्यन ट्राइब का कल्चर। इंडिया जो था वो एक लीडिंग कंट्री था अमोंग मोस्ट एंशिएंट कल्चर ऑफ विच, एंड इसी के एविडेंस, इस बात के प्रूफ, एविडेंस जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए जाते हैं। इंडिया जो था वो बहुत रिच था इन अवर रिलीजन, कल्चर, एथिक्स एंड लैंग्वेजेस। अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। ये मेन टॉपिक है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती थी, स्पेशली इंडिया के अंदर। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग रिलीजन, कल्चर के लोग, लैंग्वेजेस बहुत अलग थी, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में रह करते थे। उस टाइम पे इंडिया जो था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस था इन आवर कल्चर, और सारे लोग जो थे वो सेल्फ रिलायंट थे, यानी कि उनको कहीं दूसरे देश में नहीं जाना पड़ता था नौकरी करने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए। हम सब लोग सेल्फ रिलायंट थे, खुद ही उस देश में ग्रो करते थे, एग्रीकल्चर में बेस था, खुद ही ग्रो करना और उसी को खाना, सेल्फ रिलायंट रहना। दो, एग्रीकल्चर जो था वो प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती थी। इकोनॉमिक जो हमारी चलती थी वो मेनली एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री भी बनी, धीरे धीरे करके बनी, लेकिन इनिशियल डेज में क्या था, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था हमारी इंडियन इकोनॉमी। इंडिया गॉट टॉप पोस्ट इन द इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मलमल ऑफ ढाका, ढाका का जो मलमल एकदम चिकना कपड़ा आता है वो बहुत फेमस था, और वो पूरी दुनिया में यहीं से जाके जाता था, यानी कि यहीं पे बनता था और बाहर देशों में जाता था। हैंडलूम प्रोडक्ट्स, हाथ से बनाई हुई चीजें, जैसे पर्दे हो गए, सोफा कवर हो गए, फिर मैट हो गई, मैट्रेसेस हो गई, हैंडलूम की जितनी भी चीजें बनती थी वो इंडिया में बनती थी और यूरोप में जाके, एशियन मार्केट्स में जाके बिकती थी ज्यादा दामों में। द यूरोपियंस केम, यूरोप के लोग जो थे वो इंडिया आए थे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो हमारे प्रॉस्पेरियस, इतने बढ़िया इंडिया से क्या हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे यूरोपियंस। इसकी वजह से वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे। लेकिन होता क्या था कि धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। आगे क्या लिखा है, क्यों आए थे वो लोग? तो हमारे इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे जो स्पाइसेस थे, मसाले थे, मिर्ची हो गई, टर्मरिक हो गई, ये सारे मसालों को देख के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख के, सारी चीज़ों को देख के वो लोग अट्रैक्ट हो गए थे। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में बोलें तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंडिया वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडस्ट्रीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, हमारा क्वेश्चन मेनली था इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्री
एंशंट इंडिया में बनी थी तब देखने को मिली थी। ये हमने अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक जो कि है इंडस्ट्रीज ऑफ एंशंट इंडिया। एक बार इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। Industries of ancient India possessed a special status in the world. According to historian T.Y. Chaudhary, in the period before 19th century, India was a leading country in industrial production. In ancient India, एंशियंट इंडिया के अंदर मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिली थी, जूट इंडस्ट्री, जो जूट के बैग बनते हैं, जो बोरियां बनती हैं वो जूट, कोल इंडस्ट्री कोलसा, टी, कॉफी, रबड़ इंडस्ट्री वर क्वाइट डेवलप। ये सारी इंडस्ट्री के जो हमने नाम बताए वो धीरे धीरे करके डेवलप होने लगी थी इन इंडिया। दे वर हाईली अप्रिशिएटेड, सब लोग इसका अप्रिसिएशन करते थे वर्ल्ड वाइड। एट दैट टाइम इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड possessed स्पेशल प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया वॉज नोन एज ए कंट्री विथ स्पेशल इंडस्ट्रियल जीनियस। इंडिया की इंडस्ट्री को जीनियस माना जाता था। इंडिया वॉज मेनली एक्सपोर्टिंग कॉटन क्लोथ्स एंड मलमल कोर्स। इंडिया के अंदर मेनली एक्सपोर्ट किस चीजों का आता था, तो कॉटन टेक्सटाइल और मलमल के क्लोथ का। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। इन शॉर्ट मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस क्या है। इंपोर्ट यानी कि फॉरेन कंट्रीज से अगर हम कोई चीज का गुड्स का यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जैसे फॉरेन से हम मोबाइल फोन की जो आईसी क्लिप होती है वो फॉरेन कंट्री से इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो दैट इज इंपोर्ट फॉर अस। इंडिया के लिए इंपोर्ट है, बाहर फॉरेन कंट्री वालों के लिए वो एक्सपोर्ट है। सेम वे इंडिया में किस चीज का एक्सपोर्ट हम करते थे, किस चीज का इंपोर्ट करते थे, तो कॉटन क्लोथ्स और मलमल क्लोथ्स जो थे वो बनते इंडिया में थे लेकिन जाते थे फॉरेन कंट्रीज में, तो वो क्या हो गया, वो एक्सपोर्ट हो गया हमारे लिए और उन लोगों के लिए इंपोर्ट हो गया, ठीक है। मलमल ऑफ ढाका वॉज यूनिक एंड वेल नोन over the world. Malmal taka of 36 wide and 20 meter long was taking 6 months in its making. उसको बनाने के लिए जैसे 36 वाइड और 20 मीटर लॉन्ग अगर हमें बनाना है इतना लंबा, तो उसको बनाने के लिए 6 महीने लग जाते थे और उसको बहुत ही डेलिकेटली बनाना पड़ता था। दिस पीस वॉज सो डेलिकेट, इतना पतला और डेलिकेट होता था कि वो गोल्ड रिंग के अंदर से पास हो जाए। इन ए सिमिलर मैनर चैंडलर, शायद चैंडलर लिखा है यहाँ पे, छुप गया है, कोटाज मसलिन, अहमदाबाद धोती, दुपट्टा, वुलन क्लोथ ऑफ पंजाब, कश्मीरी शॉल एक्सेट्रा। और भी बहुत सी चीजें फेमस थी, जैसे अहमदाबाद की धोती, दुपट्टा, वुलन क्लोथ्स पंजाब के, और कश्मीरी शॉल, ये चीजें भी बहुत फेमस थी। सिल्क की थ्रेड्स, सिल्क के डोरे, कहाँ के, तो झरी ऑफ बनारस, बनारस की साड़ियां भी वैसे बहुत फेमस है, सिल्की साड़ियां, तो उसी की वजह से आप याद कर लेना सिल्क के दौरे। सूरत, ट्रिची एंड तेंजोर was also very famous. In a similar way, brass war of Nasik, Pune and Hyderabad were very famous. Port of Vasai, Goa and Surat, Chittagong was famous for making ship. ये हमने पूरा क्या देखा कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज फेमस हुआ करती थी हमारे एंशिएंट इंडिया के समय। बहुत सी अलग अलग चीजें हमने देखी, जैसे सिल्क जो था वो बनारस का फेमस था, वुलन क्लोथ पंजाब की फेमस है जहाँ पे ठंडी जहाँ पड़ती है, कश्मीर की शॉल फेमस थी, अहमदाबाद की धोती फेमस थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट, कोल, टी, कॉफी, रबड़ इंडस्ट्री ये भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी हमारे इंडिया की। ये था हमारा क्वेश्चन 2। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 किस बारे में है, तो इंडियन इकोनॉमी इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस लेने से पहले कैसी थी, यानी कि इंडिया के क्या हालत रहे थे इंडिपेंडेंस मिलने से पहले। गिव डिटेल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एरा, या डिस्कस क्रिटिकली द सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। इंडिपेंडेंस लेने से पहले, यानी कि ये देखो इंडिपेंडेंस लेने से पहले का समय, तो किसका राज चलता था, ब्रिटिशर लोगों का राज चलता था। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में लिखो जब ब्रिटिश लोगों का रूल चला करता था, राज चला करता था, तो उसके तहत भी हम इस आंसर को लिख सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है और सेम आंसर आएगा जो यहाँ पे हमने लिखा है। देख लेते हैं कितना बड़ा आंसर है, तो आई थिंक आंसर इज क्वाइट लॉन्ग, यस आंसर थोड़ा लंबा है।
अब इसको जैसे कि 5 मार्क्स में आता है तो थोड़ा बहुत आप इसमें कम करके लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर लिखने का। देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, ब्रिटिशर जब आए उससे पहले का इंडिया, द कंट्री वॉज हैविंग इट्स एमिनेंट प्लेस इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। वही की वही बातें लिखी है कि सेल्फ रिलायंट कंट्री था, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था वो मेन था, यानी कि इसी से ज्यादातर हम लोग कमाई करते थे। एग्रीकल्चर वॉज द मेन डोमिनेंट। छोटी छोटी कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री बनने लगी, कॉटन टेक्सटाइल की, मलमल क्लोथ्स की, कॉपर एंड ब्रास के वायर बनने लगे, वुलन क्लोथ्स बनने लगे, स्पाइसेस, मसाले, वेपन्स, हथियार और भी बहुत सी चीजें बनने लगी, और आयरन की डिमांड भी देखने को मिली थी। वही की वही सेम बात बोली है, इंडिया का जो है वो गोल्डन बर्ड कहा जाता था उस पीरियड को, यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया में मेनली हैंडलूम के प्रोडक्ट्स बनते थे, जो कि जो कि यूरोप और एशियन मार्केट्स में जाके बिकते थे। यूरोपियन सच एज ब्रिटिशर, पोर्टुगीज एंड फ्रेंच केम टू इंडिया। यूरोप के लोग जैसे कि ब्रिटिशर लोग, पोर्टुगीज और फ्रेंच लोग आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। वो हमारे प्रॉस्पेरस इंडिया से अट्रैक्ट हो गए थे। मेनली वो लोग स्पाइसेस का ट्रेड करने आए थे, मसालों का ट्रेड करने के लिए। दे केम टू डू बिजनेस बट दे फॉट अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव एज। लेकिन उन लोग को थोड़ा सा क्या हो गया, हम लोगों पे अट्रैक्शन इतना हो गया हमारे इंडिया पे, वो लोग ये सोचने लगे कि क्यों ना हम यहीं बस जाते हैं, हम लैंड धीरे धीरे कैप्चर करने लगते हैं। तो दे ट्राइड टू इंक्रीज देयर मिलिट्री माइट टू एस्टेब्लिश देयर हेजीमनी। द इंग्लैंड हु केम टू डू बिजनेस इन द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया में आई थी इंग्लैंड से, उसने क्या करा, उसने कब्जा जमा लिया, मेड सक्सेस इन एस्टेब्लिशिंग इट्स ओन रूल इन मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स डिसिप्लिन्ड मिलिट्री। उनकी मिलिट्री बहुत अच्छी थी, उनका कोऑपरेशन बहुत अच्छा था, और धीरे 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 करके उन्होंने कब्जा जमा लिया और इंग्लिश वालों का यानी ब्रिटिश लोगों का राज चलने लगा। ब्रिटिश रूल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइडेड है ब्रिटिशर लोगों का रूल, जैसे फ्रॉम एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू 1757 एंड एक्सटेंडेड टू 1858 when the British throne took over the power of the company. From 1858 to 1947 under the British throne, thus the India became a victim of the exploitative system of the British during 1757 से 1947। मेनली ब्रिटिशर लोग आए थे कब, तो 1757 में, और आज़ादी हमें कब मिली, 1947 के अंदर। इसी के बीच में 2 भागों में इनकी जो है ब्रिटिश रूल डिवाइड हुआ है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो इन लोगों ने हम पे 100 साल जितना राज कर लिया था। इंडियाज वर्ल्ड रिनाउंड इंडस्ट्री वर डिस्ट्रॉयड। इंडिया की बहुत जानी मानी इंडस्ट्री जो थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। हमारा लिटरेसी रेट जो था वो एकदम डाउन पे चला गया। हम लोग पढ़ने लिखने में बहुत खराब हो गए थे, जो कि हम पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन ब्रिटिशर लोगों के आने के बाद उन लोगों ने हमें इतना एक्सप्लॉइट कर दिया था कि हमारी पूरी इंडस्ट्री जो थी वो बर्बाद हो गई थी। मोटा मोटा अगर हम देखें तो इन लोगों ने हम पे 200 साल तक राज करा था, 200 ईयर्स। ऐसे तो 190 होगा, लेकिन अगर हम मोटा पकड़ के चलते हैं तो इंडियाज वर्ल्ड रिनाउंड इंडस्ट्री वर डिस्ट्रॉयड। द ब्रिटिशर्स वर इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग सक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ दैट टाइम। उन लोगों को सिर्फ यही चाहिए था कि वहाँ के लोग फेमस हो जाएं, वहाँ के लोग रिच हो जाएं। कहाँ के, तो इंग्लैंड के लोग, ब्रिटिशर लोग, और हमारे इंडिया को बिगाड़ना चाहते थे, हमारे इंडिया को वो एकदम बिगाड़ के रख देना चाहते थे। Therefore, their policies were directed towards developing their own industry at the cost of Indian industry. उनको हमसे भरपाई करके उनकी इंडस्ट्री ग्रो करवानी थी at the cost of Indian industry. Due to this exploitative British rule, people of India raised the banner of independence, and the British did not have any option to free India from their slavery. And India became free from the British Raj on August 15, 1947. यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे इंडिया को आज़ादी कैसे मिली थी, तो सब लोगों ने मिल के आवाज़ उठाई थी। क्यों उठाई, क्योंकि सब लोग क्या हो गए थे, थक गए थे, निराश हो गए थे ब्रिटिशर लोगों का काम कर करके, उनकी स्लेवरी कर करके, उनके नौकर बन बन के। तो क्या करा, सब लोग साथ हुए, उन्होंने आवाज़ उठाई, रेज देयर वॉइस, एंड इसी के साथ इंडिया फ्री हो गया। बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया था। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंस चाहिए था सबको। अगस्त 15, 1947 में हमारे इंडिया को आज़ादी मिली थी।
इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। अब ब्रिटिश राज जब चल रहा था तब हमारे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी वो हम देख लेते हैं। डिटेल्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर गिवन बिलो। रेलवे, रोड ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, सोशल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, हाई टैक्स, पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ड्यूटी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिजन, कलाकार, बर्डन ऑफ पेमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लो एंड कंक्लूजन। बहुत सारे पॉइंट है, अराउंड 13 पॉइंट्स एंड 13 to 14। तो हमें ये सारे पॉइंट एक एक करके देखने होंगे कि ब्रिटिश रूल के समय कैसा था हमारा इंडिया, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली थी। सबसे पहला आता है रेलवे। रेलवे रेलवे लाइन जो थी वो ब्रिटिशर के टाइम पे लॉन्च करी गई थी बोरीबंदर मुंबई से लेके थाने में, जिसका डिस्टेंस वो कवर कर रही थी 22 किलोमीटर। 16 अप्रैल 1853 को हमारी फर्स्ट रेलवे लाइन बनी थी। कहाँ से कहाँ तक के बीच में, तो मुंबई से लेके थाने तक, जो कि 22 किलोमीटर्स तक का रेडियस कवर करती थी। 1947 के अंदर यही 53 किलोमीटर की लाइन जो थी लॉन्ग रेलवे लाइन बन गई थी और 68 लाख पैसेंजर तक को भी लेके जा सकती थी, इतनी बड़ी रेलवे लाइन बनी थी हमारे इंडिया की। द रेलवे स्ट्रेंथन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। रेलवे ने अपना ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बढ़ाया एंड डेवलप करा। इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े ट्रेड जो थे, इंडस्ट्री का माल लाना, ट्रेडिंग करना, ये सारा कुछ रेलवे से पॉसिबल हो गया। इंटरनल माइग्रेशन वॉज ऑल्सो स्पीडी, सेफ एंड ईजी। एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी को माइग्रेट करना है, किसी को दूसरी जगह जॉब लगी तो वहां रहने जाना है, तो रेलवे ऑप्शन वॉज द मोस्ट कन्वीनियंट वन। सेफ था, ईजी था और स्पीड से भी पहुंचाता था। सेकेंड क्या है, रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन कैसा था ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। ड्यूरिंग द कंपनी रूल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड रोड्स वाज गिवन असाइन टू मिलिट्री बोर्ड्स। रोड बनाने का काम मिलिट्री वालों को सौंपा गया था। In 1855, this duty of construction and maintenance of road was given to the Public Work Department, PWD. By the end of 19th century, a total of 2,78,420 kilometers of road were constructed, and that went up to 4,47,105 kilometers in 1943. इनमें से 68% रोड जो थी वो कच्ची थी, यानी कि रेस्ट ऑफ द रोड कौन सी हो गई, पक्की हो गई। 68% रोड कच्ची थी, यानी कि कच्ची रोड ज्यादा थी एज कम्पेयर टू पक्के रोड, तो ये खराब चीज थी। ड्यू टू दिस रोड्स ऑल्सो इंडस्ट्री एंड ट्रेड रिसीव बूस्ट एंड माइग्रेशन बिकेम ईजी एंड सेफ। लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे सुधारने लगे और इस कारण की वजह से ट्रेड और इंडस्ट्री में बूस्ट देखने को मिला था। ब्रिटिश राज के समय इंटरनल वाटर वे वर इग्नोर्ड। फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन मरीन ट्रेड। इंडिया का जो रैंक था मरीन ट्रेड में, यानी कि सी रूट से ट्रैवल करने में, सी रूट से ट्रेडिंग करने में, वो 5th रैंक आता था। its ships were transferring the goods to all over India, but because of selfish policy of British, this industry was destroyed. लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया तब हमारा जो सी रूट था, जो मरीन ट्रेड का जो हम फर्स्ट रैंक आते थे, वो पूरा खराब हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू ब्रिटिशर। बैंक्स के क्या हाल थे, तो प्री ब्रिटिश एरा के समय, यानी ब्रिटिशर लोग जब नहीं आए थे एकदम शुरुआती दौर में, तब तक कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था इंडिया के अंदर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मनी लेंडर्स के थ्रू ही होते थे, प्राइवेट लोग थे, यानी कि कोई भी एक ऐसा ऑथोराइज सिस्टम नहीं आया था। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम कब आया, ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तभी शुरुआत में मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की खोज हुई थी। 1770 में हमारे इंडिया में फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आया था, हिंदुस्तान बैंक वाज एस्टैब्लिश, और उसकी ब्रांच जो थी, इट ब्रांचेस वेंट अप टू 700 इन 1947. Till 1934, the Imperial Bank was performing a double duty of a trading bank and a central bank of India. 1934 तक क्या होता था, इम्पेरिकल बैंक जो था वो दो ड्यूटी परफॉर्म करता था। एक तो वो ट्रेडिंग बैंक भी था, यानी कि कोई भी ट्रेड किसी को करना है तो वो इस बैंक से होता था, और एक सेंट्रल बैंक यानी एपेक्स बैंक भी था वो हमारे इंडिया का पहले। देन इन 1935 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई आया पिक्चर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया था।
एट द टाइम बैंक्स एंड देयर ब्रांचेस वर एस्टैब्लिश्ड मोस्टली इन बिग सिटी, बड़े बड़े शहरों में ही सिर्फ बैंक आए थे, एंड दैट टू फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर। और ये सिर्फ और सिर्फ बैंक इसलिए एस्टेब्लिश करे गए थे जिससे ब्रिटिशर लोगों का फायदा हो सके, उनका ट्रेड करने में, पैसों का कलेक्शन करने में ईज हो पाए। फोर्थ इज सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द सोशल रिफॉर्म बॉट बाय विलियम बेंटिक वर मच प्रेज वर्दी, कि एबॉलिश कर देना, मिटा देना सती प्रथा को, एलिमिनेटिंग ऑफ पिंधरास, एबॉलिशन ऑफ सिस्टम किलिंग ऑफ इन्फेंट गर्ल बाय मेकिंग देम ड्रंक विथ मिल्क, एबॉलिशन ऑफ फ्लैश ट्रेड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी वर द मेन रिफॉर्म्स बॉट बाय द ब्रिटिशर, एंड इंडिया सपोर्टेड एंड वेलकम द रिफॉर्म्स होल हार्टली। इंडिया के लोगों ने भी ऐसे जो रिफॉर्म्स लाए गए थे विलियम बेंटिक के द्वारा, उनको बहुत पसंद करा था, उनको बहुत प्रेस करा था। कौन कौन से चीज लेके आए? तो सती प्रथा को बैन कर दिया, चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया, इन्फेंट गर्ल यानी छोटी छोटी लड़कियां जब भी पैदा होती थी तभी उनको मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको लड़का चाहिए था। तो ये सारी खराब प्रथा जो थी सारी को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया था। तो ये सारे लोगों ने क्या करा? इंडिया के लोगों ने ये सारी चीजों को स्वीकार करा, यानी कि जो विलियम बेंटिक ने सुधारी हुई चीज करी वो हमारे इंडिया के लोग ने बहुत पसंद करा था। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो था उसमें बहुत सी चीजें थी, जैसे जमींदार सिस्टम बहुत चल गया था। लैंड का जो ओनर है वो क्या करता था? कब्जा जमाने लगता था, वो छोटे छोटे फार्मर से। फिर जमींदारी सिस्टम चला था। क्या होता था कि छोटे फार्मर जो है उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको बोलते थे कि तुम इंडिगो की फार्मिंग करो, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इंडिगो की फार्मिंग करो। और वही उनसे क्या करते थे? उनसे लेते नहीं थे ब्रिटिशर लोग, वही सेम चीज कहीं और से ले लेते थे और उनको उस पर क्या करते थे कि हाँ अब हमें तुम्हारा क्रॉप नहीं चाहिए, तो ब्रिटिशर लोग उनको पैसा नहीं देते थे। क्रॉप जो है वो खराब होने लगे, जो हमारे फार्मर्स थे वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, वो क्या करने लगे? वो ग्रोथ नहीं हो पाए, उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जैसे जैसे डेवलप हो रहा था वैसे वैसे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। फार्मर्स बहुत ज़्यादा गरीब होने लगे। क्यों? क्योंकि उनसे कोई खरीदता नहीं था। ब्रिटिशर लोगों ने बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया फार्मर लोगों से। ये सारी चीज़ें चलती थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इंडियन एग्रीकल्चर वॉज रूइंड, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था, एक्सप्लॉइट कर दिया था। लैंड रेवेन्यू बहुत चार्ज करने लगे, फार्मर्स को फोर्स करते थे कि तुम हमें लैंड रेवेन्यू दो। जमींदारी सिस्टम बहुत प्रमोट होने लगा, एंड द एक्चुअल एग्रीकल्चरिस्ट वर नॉट गिवन द राइट्स और प्रोटेक्शन। फार्मर्स वर एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटेड एंड मोस्ट ऑफ देम बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स. Land ownership came into the hands of zamindars, moneylender and traders. After the Industrial Revolution in England, international trade policy was directed towards the sole benefit of the Britisher. सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर लोगों का बेनिफिट हो पाए इसी टाइप का एग्रीकल्चर सेक्टर उन्होंने कर दिया। ट्रेडिशनल जो हमारा इंडस्ट्री थी उसको पूरी रूइन कर दी, पूरी बिगाड़ दी, and industrial laborers were forced to shift agriculture for their employment and livelihood. Thus, burden on agriculture went up. बहुत लोगों पे बर्डन आ गया। जैसे मैंने आपको बताया इंडिगो का, इंडिगो क्रॉप, of course the demand for indigo also increased due to increased production of textile at the advent of industrial revolution. The British government therefore tried to increase its production and export, but as the farmer were not provided the facility of credit, they were forced to pay land revenue even in the case of crop failure. They were economically ruined. Commercialization of agriculture also demolished and self-reliant system of agriculture and farmer became too poor. जैसे कि हमने शुरुआती दौर में पढ़ा था कि फार्मर जो थे और हमारे इंडिया के जो लोग थे वो मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, हमारा प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था वो। फिर होता क्या था? सेल्फ रिलायंट थे सब लोग, यानी कि खुद ही ग्रो करते थे, खुद ही खाते थे और खुद ही पैसा कमाते थे, किसी लोग पे, किसी कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन इस कारण की वजह से, ब्रिटिशर लोगों की वजह से क्या होता है? एक्सप्लॉइशन होता है फार्मर्स का और वो गरीब बन जाते हैं, वो इवन सेल्फ रिलायंट भी नहीं रह पाते। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी घट चुकी थी ड्यू टू जम बांधी सिस्टम. Farmer did not receive the fair amount of remuneration of their efforts in agriculture. जितना फार्मर्स को देना चाहिए था उतना अमाउंट, उतना रेम्यूनरेशन वो देते ही नहीं थे जितना उन्होंने एफर्ट करा है, और इस कारण की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाती थी. रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल चुका था कि वो किंग से, राजा लोगों से क्या ले? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे.
Its coercion policy made the farmer very poor. If they did not pay the predetermined land revenue, अगर फार्मर लोग जो है वो अगर प्रीडिटरमाइंड पहले से डिसाइड करा गया जो रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू जो है वो अगर पे ना करे तो उन पे वो लोग पेनल्टी चढ़ाते थे फार्मर्स पे. देयर प्रॉपर्टीज वर कन्फिस्केटेड एंड द राइट टू टिल द लैंड वॉज विड्रॉन. यानी कि वो खेती नहीं कर सकते थे और उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है फार्मर की, वो जब्त कर ली जाती थी बाय ब्रिटिशर्स. हाई टैक्स इम्पोज करे गए थे. ड्यूरिंग ब्रिटिश राज द टैक्स वर वेरी हाई इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड. दादा भाई नवरोजी की एक केस स्टडी से यह भी मालूम चलता था कि इंग्लैंड के अंदर जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो 8% था एंड एज कंपेयर टू दैट इंडिया के अंदर 15% था. तो भेदभाव देखने को मिलता था. अपने लोगों से वो लोग कम चार्ज करते थे टैक्स, वेर एज इंडिया के लोगों से ज्यादा टैक्स चार्ज करते थे, जिससे हम लोग गरीब होते जाते थे. इवन सॉल्ट सत्याग्रह भी इस कारण की वजह से आया था. क्यों आया था? तो ब्रिटिशर लोग क्या करते थे, इंडिया में जो है वो सॉल्ट कम दाम पे बेचते थे. कहाँ से लेके आते थे? ब्रिटेन से. ब्रिटिशर लोग वहां से सॉल्ट वॉल्ट लेके आते थे और यहाँ पे बेचते थे. और यहाँ का जो कोस्टल एरिया में जो सॉल्ट मिलता था, जो इंडियन सॉल्ट प्रोड्यूस होता था, उस पर हाई टैक्स लगा दिए, जिससे लोकल सॉल्ट जो है वो महंगा हो गया और बाहर से आने वाला टैक्स, फॉरेन कंट्रीज से आने वाला टैक्स सस्ता मिलने लगा था. और इसी के कारण इंडिया के जो लोग थे वो अवेयर हुए और गांधी जी ने चालू करा था दांडी मार्च से 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह. इस कारण की वजह से सॉल्ट सत्याग्रह का, नमक आंदोलन का इन्वेंशन हुआ था. एर्थ आता है पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ड्यूटी. Discriminatory duty structure of the British Raj was the main reason for destruction of Indian industry and Indian economic decay. East India Company got title for trade in 1716 from Mughal king. मुगल किंग जो था उनके पास से 1716 के अंदर ट्रेड करने की परमिशन मिली थी ब्रिटिशर लोगों को एंड गॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी फॉर द ट्रेड फॉर देयर टेरिटरीज. As against this, the Indian traders had to pay the duty at various places for their trade of the same product. Cotton textile imported from England were charged with just 2.5% custom duty. Whereas the cotton clothes produced in India was charged 15% duty. यहाँ पे ये बोल रहा है कि कॉटन टेक्सटाइल इंपोर्ट जो करा जाता था इंग्लैंड में, उसमें सिर्फ 2.5% कस्टम ड्यूटी लगती थी, वेयरएज जो कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस होता था उस पर 15% कस्टम ड्यूटी लगाते थे. और इसी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के कारण हमारी कॉटन इंडस्ट्री भी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. इंटरनल ट्रेड जो था हमारे इंडिया का, उसने बहुत सफर करा था. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन. इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 9th पॉइंट क्या बोलता है? 1715 से लेके 1830 तक Britain experienced industrial revolution. By 1858, much of India was bought under the British rule. During 1858 से 1947, British Raj formulated policy which were in the best interest of British people. इंडस्ट्री पॉलिसी ऐसी लाई जाती थी जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके फेवर में रहती थी? ब्रिटिश पीपल के फेवर में. कॉन्स्टेंटली इंडिया का जो इंटरेस्ट था वो इग्नोर करा जाता था. जो भी हम सजेशन दे, जो भी हम इन्वेंशन लेके आए, उसको इग्नोर कर देते थे और सिर्फ उनके खुद के लोगों का वो ग्रोथ देखना चाहते थे. इन प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंडस्ट्री हैवी इंपोर्ट ड्यूटी. ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने लगे इंडिया के प्रोडक्ट को एंड नो इंपोर्ट ड्यूटी. कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी ब्रिटिश लोगों के प्रोडक्शन वाले प्रोडक्ट को. यानी अगर वो लोग किसी चीज का प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं. वेयर एज अगर इंडिया कोई प्रोडक्ट बना रहा है और उसको वो एक्सपोर्ट करना चाहता है तो बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाते थे. Thus the Britisher adopted a policy to sell more and more British product in India. इसी की वजह से वो लोग ये चाहते थे कि हमारे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके इंडिया में और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी क्या हो जाए? बर्बाद हो जाए. और मैनी वर्कर्स जो थे उनको क्या हुआ? उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनको जॉब, उनको रोजगार जो है वो नहीं मिल पा रहा था. इस कारण की वजह से इंडस्ट्री चल नहीं रही थी, डिमांड आ नहीं रही थी, तो उनके पास पैसे भी नहीं आ रहे थे. उनका जो माल वो बनाते थे वो नहीं बिकता था. मैनी वर्कर लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट एंड दे स्टार्टेड टू शिफ्ट टू एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड एंड दस बर्डन ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीज सब्सिस्टेंटली. यही गोल गोल घुमा के बातें यही लिखी हैं कि वो लोग मेनली हमको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे और हम लोग एक्सप्लॉइट हो गए थे. इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन. इकोनॉमिक में क्या एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला था?
At the outset, East India Company and then British throne economically exploited India masses by using their political power. The British monarch bought the Indian Empire from East India Company by paying almost double the price. Also, the payment to be made to East India Company was recovered from Indian people. इंडिया को लोगों को क्या करते थे, वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे. कैसे? तो अगर कुछ भी कहीं उनको पैसे देने बाकी थे, पॉलिटिकल पावर उनके पास बहुत थी, तो वो सारे पैसे हमसे वो लेके देते थे उन लोगों को, कहीं भी कुछ पैसे देने बाकी हो तो. द पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड by the British monarch were such that the Indian industry rapidly destroyed and maximization of profit for the Britisher was the only motive behind this policy. अगर ब्रिटिश लोग कोई भी नई पॉलिसी लेके आते थे तो उसके पीछे उनका एक ही मोटो रहता था कि उनकी इंडस्ट्री, उनकी पॉलिसी से उन लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, ब्रिटिशर के लोकल जो लोग हैं वहीं के लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, और जहाँ पे वो ट्रेड करने आए हैं, जहाँ पे वो कब्जा जमा रहे हैं, यानी कि इंडिया में कोई भी ग्रोथ ना देखने को मिले, उस टाइप की इनकी पॉलिसी वो लोग लेके आते थे. ब्रिटिश इंडस्ट्री गॉट रॉ मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन प्रोड्यूसर एंड रेडीमेड प्रोडक्ट वर सोल्ड इन द इंडियन मार्केट. रॉ मटेरियल वो इंडिया से ले जाते थे कम, एकदम सस्ते दाम में करके. प्रोडक्शन वो लोग फॉरेन में करते थे या फिर कहीं भी करते होंगे, लेकिन रेडीमेड प्रोडक्ट जो था एट द एंड वो इंडिया में बिकता था, लेकिन इतने ज्यादा दाम पे बिकता था कि उनको बहुत प्रॉफिट चला आता था, और रॉ मटेरियल वो एकदम ही सस्ते दाम में लेते थे. फॉर दिस पर्पस द इंडियन एग्रीकल्चर वॉज कमर्शियलाइज एंड सेल्फ रिलायंट रूरल इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. रूरल इकोनॉमी जो थी हमारी इंडिया की, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, वो पूरी की पूरा डिस्ट्रॉय हो गई थी. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिशन, कलाकार जो थे उनकी भी कोई कदर नहीं होती थी. कोई भी चीज वो बनाते थे उनको चीपर रेट्स में एडवांटेजेस लेके क्या करते थे, हैंडमेड गुड का एक्सप्लॉयटेशन करते थे. अगर कुछ भी आर्टिशन ने अच्छा बनाया है तो उसको सस्ते दाम पे क्या करते थे, वो ले लेते थे और महंगे दाम पे उसी चीज को बाहर जाके बेचते थे वो. दोज हु रिफ्यूज टू वीव द क्लॉथ, अगर किसी ने कढ़ाई करने से, वीविंग करने से क्लॉथ की मना कर दिया, एट द प्री डिटरमाइंड प्राइसेस were forced to do so and therefore many of them cut their own thumbs. और इसी की वजह से बहुत से आर्टिजन ने अपना खुद का क्या करा, थंब जो होता है वो काट दिया था, जिससे उन लोगों को ब्रिटिश लोगों की बात ना सुननी पड़े और वो उनपे क्या ना कर सके, कुछ भी उनसे काम ना करवा सके. यानी कि खुद ही को उन्होंने हार्म पहुंचाई थी ब्रिटिशर लोगों की वजह से, टू अवॉइड ह्यूमिलेशन एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर. बहुत से ऐसे आर्टिशन थे जिन्होंने खुद को हार्म पहुंचाई, जिससे ब्रिटिश लोग उनसे काम ना करवा सके, उनको नहीं करना था काम. बर्डन ऑफ पेमेंट, बहुत से बर्डन लाए गए थे, जैसे होम चार्जेस जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा. दिस इंक्लूडेड चार्जेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी, यानी कि ब्रिटिशर ऑफिशियल को, मिलिट्री वालों को, ब्रिटिशर लोगों के मिलिट्री वालों को, ब्रिटिशर ऑफिसर्स को अगर सैलरी देनी थी, पेंशन देनी थी, कोई अलाउंस देना था, तो वो हमारे इंडिया से वो लोग वसूल करते थे. इसी को होम चार्जेस बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, इन 1924 to 25 इंडिया हैड टू पे 300 lakh pound to England. The amount went up to 1350 lakh pound in 1945. This type of payment played a major role in impoverishing India and Britain making rich. इंडिया को पुअर बना देना और ब्रिटेन को रिच बना देना, मेन इसका यही मोटो था. 13. Investment flow. During the British Raj, the investment made in India by the Britisher and Indians were generally anti-India and pro-British. वही बोल रहा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो था बहुत कम करते थे और ब्रिटिश में बहुत ज्यादा. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक द ब्रिटेन राज ए परमानेंट फीचर इन इंडिया एंड मेक इट प्रॉफिटेबल फॉर द ब्रिटिशर्स. एग्जाम्पल, द प्राइम मोटिव बिहाइंड बिल्डिंग रोड्स. उनका मोटिव था क्या? अगर उन्होंने हमारे लिए रोड बनाई, इंडिया के अंदर रेलवे लेके आए, तो उसका मेन मोटो यही था कि इंडिया के जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटिशर लोगों को चीप प्राइस पे मिल पाए एंड वो फिनिश गुड बना के ज्यादा दामों में बेच सके. इसी की वजह से रेलवे भी लाए थे. वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं लाए थे, वो उनका बेनिफिट हो, ब्रिटेन के पीपल्स का बेनिफिट हो, इसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज लेके आए थे. इसी की वजह से वो रेलवे लाइन लेके आए थे. दे वांटेड टू गिव मोमेंटम टू एक्सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड मेकिंग द मिलिट्री ट्रांसफर इजी फॉर द राज. द रूट्स ऑफ रेलवे एंड रोड्स वर those defined and constructed. The export were invited for the purpose, especially from England with high salaries. Investment on education was also made with a view to recruiting clerks for British offices.
हमारा एजुकेशन भी उन लोगों ने इसलिए सुधारा था, एजुकेशन भी इसलिए लेके आए थे जिससे ब्रिटिश ऑफिस में जो क्लर्क की नौकरी होती है वो हम इंडियन को दे पाए, इंडिया वासियों को। फॉर ऑल दिस वेंचर कैपिटल फ्रॉम इंग्लैंड वॉज ब्रॉट टू इंडिया एंड वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज चार्ज टू इंडिया। मेनली वो हमसे छोटा नीचे तल का काम करवाना चाहते थे और ऊपर वही लोग राज करना चाहते थे। Conclusion. Slowly the banner of revolt was raised against the exploitation of Indian economy by the Indian people and they organized themselves in सत्याग्रह। जितने भी सत्याग्रह हुए सारे लोगों ने पूरा अपना साथ दिया था हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए। अल्टीमेटली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त को 1947 को। ब्रिटिशर लोगों को फोर्स करा गया कि वो हमारे इंडिया को छोड़ दे एंड वो लोग भाग गए फिर। बट इंडियन इकोनॉमी सफर्ड, लेकिन उसके बाद इंडिया को बहुत सफर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इतनी खराब स्थिति हो गई थी हमारे इंडिया की, पूरा खराब हो गया था, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, ब्रिटेन रिच हो गया था और इंडिया पुअर हो गया था। तो इसको स्टेबल करने के लिए, इस इकोनॉमी को इस टाइप के ग्राफ पे लेके आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, जो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद उसके क्या हालत थे, क्या क्या चीजें हुई। एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद का टाइम, ये हमने इंडिपेंडेंस मिलने के पहले का टाइम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारा इंडिया की क्या हालत थी। इसके देख लेते हैं कितना लंबा है क्वेश्चन। थोड़ा लंबा है लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है तो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हमारी ये वीडियो हो जाएगी ओवर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन 4, explain the state of Indian economy after independence या फिर give details of Indian economy of post independence era. Discuss the main changes occurred in Indian economy in the post independence period. इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? तो 1947 के अंदर एंड इट चार्टेड इट्स वे टू डेवलप इटसेल्फ। प्लानिंग कमीशन बिठाए गए थे 1952 के अंदर, प्लान बहुत बदला। Our planning has completely almost 64 years as we completed 69 years of our independence. During this period बहुत से changes लाए गए एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत से changes लाए गए जिससे हमारे इंडिया की ग्रोथ हमें दिखाई दे। Our per capita income has also gone up. It is quite necessary to know the situation on the front of population, poverty and unemployment and also in the field of human development. शुरुआती दौर में जैसे ही हमें क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस मिला था तब हमारा जो पोवर्टी रेशियो था, इलिटरेसी रेशियो था, यानी कि ऐसे लोग जो कि पुअर हो गए, एकदम पुअर हो गए, जिनको खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा था। एज वेल एज बहुत कम पढ़े लिखे लोग देखने को मिलते थे। ऑलमोस्ट 30% जितने ही पढ़े लिखे लोग थे, बाकी 70% तक जो भी लोग थे वो बिना पढ़े लिखे लोग थे। बहुत ही इलिटरेसी देखने को मिली थी, पोवर्टी थी, पॉपुलेशन तो एकदम पीक पे थी। तो पूरे इंडस्ट्री की आप समझ लो इंडिया की जो हालत थी एकदम खराब हो चुकी थी, आप मोटा मोटा ही समझ के चल सकते हो। During the period of planning, we progressed much. New symbols of industrialization have replaced the old symbol of temples, mosque and church. Living standard of the people has also gone up and death rate has also gone down. लेकिन धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करी, लोगों ने भी बहुत मेहनत करी, इससे हमें कुछ कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली। तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल का जो था, यानी स्टैंडर्ड लिविंग जो था वो बढ़ गया, यानी कि अच्छे मकान में रहने लगे, अच्छी फैसिलिटीज मिलने लगी, मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला। डेथ रेट, यानी कि कम लोग बार मर रहे थे, बहुत कम डेथ रेट हो गया था। longevity of people has increased. India is now trying for becoming a super economic power of the world. धीरे धीरे करके फिर से इंडिया जो है वो ट्रैक पे आने लगा था। इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेट अस चेक इंडियन इकोनॉमी विथ वेरियस पैरामीटर्स टू मेजर द प्रोग्रेस मेड अंडर प्लानिंग पीरियड। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं? तो पर कैपिटा इनकम का, देन वी हैव एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का, सर्विस सेक्टर में क्या हमें देखने को मिला चेंजेस, पॉपुलेशन कितनी थी, पोवर्टी, गरीबी कितनी थी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या लोगों को रोजगार मिल रहा था कि नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट, अदर्स। 9 पॉइंट है टोटल, एक एक करके देखते हैं। Per capita income of the country has gone up, but it is certainly very low in comparison. भले ही per capita income जो था हमारे कंट्री का वो ग्रो हुआ था, लेकिन बहुत कम था अगर हम कंपैरिजन करें किसी भी डेवलप कंट्री से। It is less by 7 to 10 times of those country per capita income. डेवलप कंट्री से हमारा इंडिया का जो per capita income था वो 7 से 10 टाइम्स तक लो था।
अगर हम देखें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत 2014 में जो आई थी, तो हमारे पर कैपिटा इनकम जो जर्मनी का था वो $43049 था एंड यूके का था $35,002 ऑफ यूके। लेकिन यही इंडिया का कितना था, 5150 है। शायद तक वहां पीछे की तरफ फोटो है, इसे दिख नहीं रहा है मुझे अच्छी तरह, लेकिन इन शॉर्ट बहुत कम था। इफ वी कंपेयर इंडिया विद सम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इट इज क्वाइट पथेटिक। Note that China's per capita income was $11,477. For it was 9250. श्रीलंका से भी हम नीचे थे, ये सोचो, और पाकिस्तान से भी हम नीचे चल रहे थे, आई थिंक सो। And for Bangladesh, the figure was just $2713. Of course, the per capita income of India was substantially gone up in this century. Per capita income is calculated with two references. Per capita income दो चीजों को ध्यान में रखे कैलकुलेट करा जाता है। सबसे पहला है करंट प्राइस, सेकंड इज कांस्टेंट प्राइस। इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन रीसेंट ईयर हैज बीन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब हमें इंडिया का रिसेंटली जो भी रहा होगा पर कैपिटा इनकम वो हमें इस टेबल में दिया है। 2011-12 में कितना था पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइजेस, तो वो था 64,316 रुपीज एंड इन कांस्टेंट प्राइजेस 64,316 रुपीज। तो ये दोनों इक्वल हैं। इसके बाद करंट प्राइस का 2012-13 में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू कांस्टेंट प्राइजेस। It can be said that the per capita income at current prices in last 4 years has increased by around 24,000. करंट प्राइस का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हुआ है 24,000 से, वेयर एज कॉन्स्टेंट प्राइस का जो अप्रोक्सीमेटली जो पर कैपिटा इनकम है वो 10,000 से ग्रो हुआ है ज़्यादातर। द प्राइस इंक्रीज हैज प्लेज ए मेजर रोल इन इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। एग्रीकल्चर में क्या देखने को मिला था, इंडिया जो है वो खेती प्रधान देश है। इन द सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर तीनों के तीनों में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन था एज कम्पेयर टू शुरुआती दौर जो हमारे इंडिया का था। When we got independence, 72% people were employed. 72% पीपल जो थे हमारे इंडिया के वो एम्प्लॉयड थे इन एग्रीकल्चर, लेकिन यही नंबर डिक्रीज होकर 58% हो जाता है 2001 और 2 में। फर्दर और डिक्लाइन देखने को मिलती है 2013 में 49%. It means that agriculture still provides employment to around half of the people. Similarly, the share of agriculture in GDP was 55%. लेकिन हमें ये पूरे डेटा से ये देखने को मिलता है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो फिर भी बहुत से लोगों को रोजगार दे रहा था। कैसे दे रहा था, क्योंकि अभी तक भी इसका नंबर जो था वो 49% था। यानी कि अगर हम 50% भी गिने तो मेनली जो लोग थे इंडिया के वो किस चीज पे बेस थे, कैसे उनका जीवन बेस था, तो 50% सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस था। ठीक है मैं इसको जल्दी पढ़ा रही हूँ, वाई बिकॉज ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ऊपर बहुत बार आ चुकी हैं, मैंने चैप्टर में भी पढ़ाई है, तो आई डोंट थिंक सो मुझे इतनी बार रिपीट करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से मैं थोड़ा पॉइंट जो है वो स्किप करती जा रही हूँ। इंडस्ट्री, after independence substantial progress has been made in the industrial sector during the planning period. Therefore the share of industries in employment and GDP has increased in relative terms. इंडिया की जो जीडीपी है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी हमें क्या देखने को मिला था, उसमें इंक्रीज देखने को मिला था। इन 1950 से 51 द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू जस्ट 10%। सिर्फ 10% लेबर फोर्स को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, लेकिन यही परसेंटेज 18.2 हो गए थे 2001 में। 2011-12 में यही परसेंटेज 24.3 हो गए थे। यानी कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को, लेबर को क्या कर रही थी, ग्रोथ देखने को मिल रही थी। इन शॉर्ट सब्सटेंशियल प्रोग्रेस देखने को मिल रही थी और भी लोगों को रोजगार मिलने लगा था हमारी इंडस्ट्री में भी। Export earnings is almost whooping 66% according to the estimates of RBI and CSO. During the first 3 decades of planning, the share of industries in GDP went up substantially, but after that it remained almost stagnant. थोड़े समय पहले तक क्या होता था, हमारे इंडिया के इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन फिर क्या हुआ, स्टेगनेंट हो गया। यानी कि एक ही प्राइस पे, एक ही चीज पे वो क्या हो गया, स्टिक हो गया, उसके बाद ना बढ़ा ना घटा। द रीजन बिहाइंड स्टेगनेंसी
इज द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली और इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टेगनेंट हो गया, ना ग्रोथ, ना ही बहुत ग्रोथ देखने को मिली, ना ही डिक्लाइन देखने को मिली। सर्विस सेक्टर मतलब क्या? जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो गई, फिर और भी लोग जो सर्विस देते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सारी सर्विस देते हैं। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड सर्विस सेक्टर प्रोग्रेस्ड वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दो अगर सेक्टर से अगर हम कंपेयर करें, एक एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्री सेक्टर से, तो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस, सबसे ज्यादा जल्दी बढ़ने वाला सेक्टर कौन सा था? सर्विस सेक्टर था। ये मेन बात याद रखना। थस एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इनकम इज बीइंग जनरेटेड। आज की तारीख में ऑलमोस्ट 2/3, 2/3 भाग जो है हमारी इनकम की जो आती है वो मेनली सर्विस सेक्टर से आती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर प्लेड मेजर रोल इन दिस सेक्टर। पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन मेनली हर 10 साल में कैलकुलेट करी जाती है बाय सेंसस। सिंस इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिली। 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन थी सिर्फ और सिर्फ 36.1 करोड़, लेकिन यही 2011 के सेंसस में जब नापा गया तब कितनी आई? 121.02 करोड़। सोचो, इतना ज्यादा ग्रोथ, इतना ज्यादा पॉपुलेशन में बढ़ाव देखने को मिला। और ये पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो नहीं होना चाहिए था। क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन ग्रो होना अच्छी बात नहीं है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, हमें मालूम है, इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं। तो रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो किसी भी चीज़ के प्राइस इसलिए बढ़ेंगे बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। दस इन 60 ईयर्स पॉपुलेशन हैज़ बीन मोर देन ट्रिपल्ड। ट्रिपल से 3 गुना से भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, तो इट इज़ वेरी बैड। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ बीन मेड क्वाइट वरीसम, एंड इसकी वजह से लोग जो हैं वो चिंता में आ गई थी, गवर्नमेंट चिंता में आ गई थी। द लो डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट इज रिस्पॉन्सिव। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि डेथ रेट बहुत कम हो गया था और बर्थ रेट, जन्म लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे और मरने वाले बहुत कम हो गए थे। ये मेन कारण था, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ी थी। बिसाइड the average longevity has also gone up. The average annual growth rate of population has been 1.5% during the planning period. During the same period, due to increase in literacy rate, the healthcare facilities, infant mortality rate also substantially decrease. Infant mortality rate मतलब ऐसे बच्चे 1000 में से अगर कोई एक बच्चा जो है उसकी उम्र अगर 1 साल से कम है और वो मर जाता है तो उसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोला जाता है। ये 100,000 में से काउंट होता है, यानी 1000 में से अगर कोई एक बच्चा ऐसा है जो मर गया जन्म लेने से पहले ही, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये रेट भी जो था वो डिक्रीज देखने को मिला था, यानी ऐसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में भी डिक्रीज देखने को मिला था। डेथ रेट में भी डिक्रीज और हाई बर्थ रेट था। ठीक है। पोवर्टी कितनी थी? तो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा पुअर थे। एब्सोल्यूट पोवर्टी देखने को मिली थी। एब्सोल्यूट पोवर्टी मतलब दो होती है, एक तो रिलेटिव पोवर्टी, एक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोवर्टी मतलब ऐसे टाइप की पोवर्टी, ऐसे टाइप का सिचुएशन जिसके अंदर जो लोग हैं वो पोवर्टी लाइन में भी नहीं आ पा रहे थे, यानी वो रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नेसेसिटी की आइटम होती है वो भी नहीं कर पा रहे थे, वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो वो लोग एब्सोल्यूट पोवर्टी की कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। रूरल पोवर्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी एज कम्पेयर टू अर्बन पोवर्टी, यानी शहर के लोग थोड़े कम पुअर थे एज कम्पेयर टू गाँव के लोग। इन इंडिया इन परसेंटेज टर्म्स वेरियस स्टेट हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ पोवर्टी। ओडिशा, बिहार, एमपी, ये 3-4 जगह ऐसी थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुअर लोग देखने को मिले थे। एक ओडिशा, एक बिहार और एक मध्य प्रदेश। अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार कैसा था? इंडिया इज ए कंट्री वेयर स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इज रेपलेंट। In rural area, we see more of seasonal and disguised employment. In urban area, industrial and educational unemployment is quite higher. When we started planning in 1952, 33 lakh people were unemployment. जब प्लानिंग शुरू करा गया था तब 33 लाख पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। ये अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये मालूम चला था हमें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 7.31 था, जो कि बढ़ गया था, घटा नहीं था, जो बढ़ गया 2004-5 में 8.2 हो गया, लेकिन फिर से ये
रिड्यूस हो गया 6.6 में, देन अगेन ये रिड्यूस हो गया 5.6 से। तो एक बार हमें बढ़ाव देखने को मिला था, देन आफ्टर तो डिक्रीज होने लगा था। इन इंडिया agriculture is still rain feed and many small and cottage industry were wiped out. Therefore seasonal unemployment went up. We cannot have exact estimate of disguised unemployment, though it is very rampant in rural area. After the advent of new economic policy, capital intensive technology gained around in the industry, and therefore the industry with obsolete technology were wiped out from the industry. कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वाली जो भी इंडस्ट्री थी वो टिकी रही, और जो भी लेबर इंटेंसिव वाली थी, जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी चीजें करती थी, वो सारी जो इंडस्ट्री थी वो वाइप आउट हो गई मार्केट से। ये यहाँ पे लिखा है, आफ्टर द एडवेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी गेन अराउंड द इंडस्ट्री, देयरफॉर द इंडस्ट्री विद ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, यानी कि लेबर इंडस्ट्री ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी वाली, उसका क्या हुआ, वाइप आउट हो गया, और कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी वाली इंडस्ट्री जो थी वो ज्यादातर बढ़ने लगी। एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हैज ऑल्सो गॉन अप। इसकी वजह से लेबर इंडस्ट्री को हटा दिया, तो इसकी वजह से रोजगार जो था वो थोड़ा सा, अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बढ़ गया था, गॉन अप, क्योंकि लेबर इंटेंसिव वाली जो टेक्नोलॉजी थी, जो इंडस्ट्री थी, वो हटा दी गई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट, द लिविंग स्टैंडर्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है लोगों का, वो फिर भी कम था, आज़ादी के बाद भी कम था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भी कम था। अगर हम उसको कंपेयर करें किसी भी डेवलप कंट्री से, जो भी स्टार्च, प्रोटीन और कैलोरीज चाहिए होती है डेली इंडिविजुअल को जो चाहिए होती है वो बहुत कम थी। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, इतने न्यूट्रिशंस नहीं थी, इतना प्रोटीन नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। इसी की वजह से अगर हम कंपेयर करें किसी भी डेवलप कंट्रीज से, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बहुत हमारे इंडिया में क्या था, कमी देखने को मिलती थी। इंडिया का जो रैंक है वो 136 आता था 187 कंट्रीज में से। तो आप सोच ही सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, HDI के मामले में, इंडिया वॉज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। अदर्स, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड सेविंग्स एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशियो हैज गॉन अप। प्लानिंग पीरियड के तहत सेविंग्स और कैपिटल जो भी थी, लोगों की कैपिटल, लोगों की जो सेविंग्स थी, वो भी बढ़ाई हुई देखने को मिली थी, यानी बढ़ी हुई देखने को मिली थी 4 गुना। बहुत ज्यादा एफर्ट लिए गए थे, मैनी एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत से एफर्ट लिए गए बाय गवर्नमेंट जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी हो पाए, इकोनॉमिक अच्छी हो पाए। प्रोफेसर राज कृष्ण हैड राइटली सेड दैट इंडिया हैज कम आउट ऑफ द vicious circle of traditional low growth rate and acquired capacity to high growth rate। प्रोफेसर राज कृष्ण ने सही बात बोली थी। क्या बात बोली? कि इंडिया जो है वो ट्रेडिशनल वे से बाहर निकल चुका है, वो ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगा और हाई ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। आज के ज़माने में भी अगर हम बात करें, आज के दिन की अगर हम बात करें, तो इंडिया जो है वो बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रही है। हम सबको मालूम है हमारी जो रिलेशन है विद फॉरेन कंट्रीज, विद सऊदी अरेबिया, विद अमेरिका एंड और भी बहुत कंट्रीज है, जर्मनी से, बहुत अच्छे हो गए हैं। एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस चैप्टर से हमें मोटा मोटा ये समझ में आता है कि इंडियन इकोनॉमी पहले कैसी थी, फिर कैसी हुई, और आज की तारीख में अगर आपको जानना है, आपको अप टू डेट रहना है, तो आपको न्यूज़ देखना ज़रूरी है, जिससे आपको मालूम चलता रहेगा कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फिलहाल कैसी है। तो अभी हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी करी, हमारा एजुकेशन सिस्टम अब थोड़ा अच्छा हो गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई हैं, आपकी पढ़ाई अब जो है वो भी अच्छी तरह होने लगती है। आजकल तो मॉडर्नाइजेशन इतना हो गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम के थ्रू भी हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो इंडिया जो है वो ग्रोथ कर रहा है, अच्छी अच्छी इंडस्ट्री इंडिया में बनी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे टाटा, रिलायंस, ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इंडिया को, जैसे क्लीनलीनेस के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, थोड़ा बहुत एजुकेशन के मामले में भी। वाई? बिकॉज एजुकेशन ऑल्दो फ्री है कहीं कहीं जगह, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। वही पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम पढ़ा रहे हैं, वही आपको ये बुक से पढ़ाते हैं। वेयर इज इन फॉरेन बहुत ज़्यादा एडवांस है, जो आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है, आप वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लानी चाहिए, थोड़ा सा एजुकेशन में भी फेरबदलाव चाहिए। लेकिन हाँ, दैट वाज इट
फॉर दिस वीडियो। हमारी बातें तो चलती रहेंगी, बट या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने में, मुंह पूरा दर्द हो जाता है। सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड या टेक केयर, बाय बाय। आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।